हेलो बच्चों, मैं हूं आपका पार्थ सर। कंप्लीट बायोलॉजी या बायोलॉजी से संबंधित किसी भी डाउट के लिए आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। आज की क्लास क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं ये सब मेंशन्ड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ब्लड कोएगुलेशन कैसे होता है। यहाँ से आपका नीट का प्रश्न बनता है, दोनों से, ब्लड ग्रुप से भी बनता है और ब्लड कोएगुलेशन से भी आपका नीट का क्वेश्चन बनता है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, काफी टाइम से लिम्फ से नीट में क्वेश्चन बना नहीं है। फिर हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू, आज हम स्टार्ट कर देंगे, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले भी बताया है। इंट्रोडक्शन में हम इसमें देखेंगे इसका ओरिजिन क्या होता है। इसका ओरिजिन होता है बच्चा मीजोडर्म, और इसका फंक्शन भी मैंने आपको बताया था, ये चलने में हमें हेल्प करता है ना, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में इसका मेन रोल होता है मसल्स का। इसके बाद बेटा हम टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू देखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, एंड एट लास्ट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये आपका 20th चैप्टर है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन का आधा मैं अभी इसी चैप्टर के साथ करवा दूंगी। तो वैसे मैंने आपसे कहा था कि एनिमल टिश्यूज जितना एनसीईआरटी में दिया है वहां से आपका सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है नीट का, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ एनिमल टिश्यूज के साथ, मैंने आपको यहाँ पे ब्लड भी करवा दिया, एपिथेलियल कंप्लीट हो गया, फिर मैंने आपको मसल में 20th चैप्टर का आधा चैप्टर भी यहीं पढ़ा दिया, और जब हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पे जो आपका 21st चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें कैसे नर्व इंपल्स बनता है, न्यूरॉन में वो कैसे चलता है, वो सब भी मैं इसी चैप्टर के साथ करा दूंगी। तो जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा, यहाँ से आपका नीट का 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा। तो सोचो, शुरुआत के 5 दिन की क्लास और नीट के 4 क्वेश्चंस क्रैक। यस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने ब्लड ग्रुप से। तो बेटा ब्लड ग्रुप आपको पता होगा, अपना अपना ब्लड ग्रुप सबको पता है ना, अपने अपने ब्लड ग्रुप्स आप सबको पता है, ठीक है। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। मैडम नहीं, हमारा तो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है। तो आप तो हमें पूरा पढ़ाओ, ए बी और ओ भी पढ़ाना, और पॉजिटिव और निगेटिव भी पढ़ाना। जिसे नहीं पता है बेटा, पता होना चाहिए, इमरजेंसी में क्या करोगे। हाँ यस, ए पॉजिटिव। चलो, ब्लड ग्रुप्स में हम 2 तरीके के ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड आरएच, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी ब्लड ग्रुप्स एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ, तो बहुत तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। उसमें से हम 2 पढ़ेंगे, एबीओ एंड आरएच। चलिए, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। बहुत सारे ग्रुपिंग सिस्टम होते हैं, बॉम्बे ग्रुपिंग होता है, एच टाइप होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम फिलहाल वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। इन सब के बारे में आप पढ़ना है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मेन आप 3-4 ही पढ़ोगे, 80-90 जो भी ब्लड ग्रुप्स हैं उनके बारे में आप नहीं पढ़ोगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद एबीओ ग्रुपिंग, जिसको हम बहुत कॉमनली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एबीओ ग्रुपिंग में आपके पास 4 ग्रुप्स हो सकते हैं। इधर यू कैन हैव ब्लड ग्रुप ए, और यू कैन हैव ब्लड ग्रुप बी, और यू कैन हैव ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, आपका ए है, बी है, ए बी है या ओ है, तो उसे समझने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। वन इज एंटीजन क्या होते हैं, अदर इज एंटीबॉडी क्या होते हैं, ठीक है। सब इन दोनों का खेल है, ये दोनों खेलते हैं और हम इनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, बस इतना सा खेल है। जो एंटीजन होता है बच्चा, पहला क्वेश्चन जो आपकी नीट में बनता है वो ये कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एंटीजन, आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो दिस इज आरबीसी, कल बताया था आरबीसी बाइकॉनकेव शेप के होते हैं, ठीक है, एंटीजन अटैक करते हैं। तो इस आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है एंटीजन। ये आरबीसी कहाँ घूमते हैं, आरबीसी घूमते हैं प्लाज्मा में। याद आ रहा है कुछ कुछ, ब्लड इक्वल्स टू व्हाट, ब्लड इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट। कल पढ़ाया था ब्लड में 2 चीजें होती हैं, वन इज द प्लाज्मा, अदर इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये नहीं चल रहा, चल गया, अब चला। आज सब दुखी करेंगे, ये बोल रहा है मैं क्यों ना दुखी करूं, ले लो सब बदला, लो सब बदला लेंगे भर भर के।
तो ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो ब्लड इक्वल्स टू व्हाट, ब्लड इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कल पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स, या इनको हमने बोला था एरिथ्रोसाइट्स। दीज फॉर्म एलिमेंट्स कुड बी WBCs, जिनको हमने ल्यूकोसाइट्स ही बोला था, और दीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स कुड बी प्लेटलेट्स। यस, कल बताया था इनके बारे में, यस, ठीक है। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स बच्चा, इनके बारे में हमने आपको बताया था। तो ये सब कहाँ घूम रहे हैं, आपके ब्लड में। तो ये मैंने बनाया आपका पूरा ब्लड वेसल, जिसके अंदर ये क्या है, पूरा प्लाज्मा, और ये क्या है आपका RBC। तो इसको लाल से ही लिखते हैं, तो आंखों में नागिन बनने में आसानी रहेगी, है ना। तो नागिन की आंखों में जब इमेज आएगी नीट के क्वेश्चन को देखकर, तो उसकी आंखों में लाल लाल आ जाएगा, हाँ मैडम लाल था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इज कि एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ये RBC है, इस RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं क्या, एंटीजन, ठीक है। जबकि एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज आवारा है, ये घूमते हैं आपके प्लाज्मा में, आवारा है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ RBC। तो पहला आपका जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो ये कि एंटीजन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBCs, जबकि एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। क्लियर है, दो चीजें, एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं RBC के सरफेस पे, जबकि एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं ब्लड के प्लाज्मा में। थम्स अप, रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब बेटा हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये कौन डिसाइड करता है। ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है आपकी RBC के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन। इफ अ पर्सन इज हैविंग RBC with antigen A and B present over the RBC, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके RBC के ऊपर दो एंटीजन प्रेजेंट है, A और B, और एक और एंटीजन प्रेजेंट है RH, जल्दी से बता दो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। If a person is having antigen present on RBC as A, B and RH, then the blood group of this person will be AB positive, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप AB नहीं होगा, हाँ राइट, मैंने RH लगा दिया ना, presence or absence of RH is going to decide whether you have blood group positive or negative. Yes, अगर आपके सरफेस पे RBC के सरफेस पे प्रेजेंट है एंटीजन A, एंटीजन B and एंटीजन RH, that means उस पर्सन का ब्लड ग्रुप will be AB positive. और बेटा अगर मैंने दूसरा केस बनाया, this is case 1, ठीक है, this is case 2, ये RBC है और इसके ऊपर प्रेजेंट है एक एंटीजन B। जल्दी से मुझे इसका ब्लड ग्रुप बताओ, पूरा बताना जल्दी। व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ दिस पर्सन ऑफ सेकेंड केस, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। सेकेंड केस में इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, हैविंग, यस राइट बच्चा, नो 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 बेटा, पॉजिटिव कैसे हो गया, देयर इज ओनली वन एंटीजन एंड दैट इज B, मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। नो RH इज देयर, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप विल बी नेगेटिव। यस, दिस पर्सन विल बी हैविंग ब्लड ग्रुप B नेगेटिव, ठीक है। B नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसके RBC के सरफेस पे सिर्फ एक एंटीजन है, दैट इज B। No RH antigen is there and absence of RH means negative, presence of RH means positive. एक और केस बेटा, एक और केस, this is third case and this person is having only RH antigen present over the surface of RBC. This person is having only RH antigen present over the surface of RBC. What will be the blood group of this person? Fast. इस पर्सन का जिसके RBC पर, यस राइट, इट विल बी हैविंग ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर अब आपको समझ में आ गया ब्लड ग्रुप हम कैसे डिसाइड करते हैं, ABO और RH सिस्टम से आपके RBC पर कौन सा सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होगा, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन। इफ इट इज A, it will be A negative. If it is B, it will be B negative. If it will be AB, it will be AB negative. If there is no antigen, that means blood group is O negative.
If it is A and RH, blood group will be A positive. If it is B and RH, blood group will be B positive. If it is A, B and RH, blood group will be AB positive. And if it is only RH, that means blood group will be O positive. समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप, नहीं तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी. जल्दी थम्स अप दो या रिपीट करना है, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ. ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड? यस, समझ में आ गया. रिपीट तो नहीं करना है. आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, अभी तक किसी ने नहीं बोला रिपीट करने का. आगे बढ़ रही हूं, एक बार आगे बढ़ गई फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती, सिंघम हूं मैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ब्लड ग्रुप हमें समझ में आया कि आरबीसी के सरफेस पर कौन सा आरएच एंटीजन और प्रोटीन. ऑल एंटीजन्स आर प्रोटीन बच्चा. एंटीजन्स का जो नेचर होता है दैट इज प्रोटीनिशियस. ठीक है, इवन एंटीबॉडीज आर प्रोटीन. ठीक है, चलो तो आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा दैट इज गोइंग टू डिसाइड द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन. ठीक है, अब ए बी आर एच ये वो एंटीजन्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे. जो प्रेजेंट है वो पॉजिटिव, जो नहीं है वो निगेटिव. चलो अब एंटीबॉडीज, मैंने क्या कहा, एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एंटीबॉडीज आर ऑल्सो प्रोटीनिशियस इन नेचर एंड दे आर प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा पार्ट ऑफ ब्लड. ठीक है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं कहां पर? हाँ, आरएच भी एंटीजन है, मतलब बिल्कुल सही पकड़े हैं. ठीक है, आरएच भी एंटीजन होता है. ठीक है, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में. अब इंपॉर्टेंट चीज, जहां से खेल होता है वहां से वो समझाने वाली चीज है. अगर एक पर्सन है जिसके आरबीसी पे एंटीजन है ए. ठीक है, अगर ओ निगेटिव कब होगा? ये लो केस, चौथा केस. कोई एंटीजन नहीं है इसके सरफेस पे. ए है? नहीं है. बी है? नहीं है, मतलब क्या है ब्लड ग्रुप? ओ. आरएच है? नहीं है, मतलब क्या है? निगेटिव. समझ में आया? If no antigen is present on the surface of RBC, neither A nor B nor RH, इसका मतलब क्या है? Blood group will be O negative. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं. ये बेटा आपका एक RBC है. ठीक है, यस. अच्छा, उसने आंसर दे दिया ए निगेटिव. ठीक है, इसके आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट है दैट इज जस्ट ए. ठीक है, तो ब्लड ग्रुप में एक बच्चे ने बता दिया कि मैम इसका ब्लड ग्रुप होगा ए निगेटिव क्योंकि यहाँ पे आरएच नहीं है. अब मैं एंटीजन पूछ ही नहीं रही, जो आप लोगों ने बताया है ना आंसर वो मैंने पूछा ही नहीं. अब मैं पूछूंगी, ये एक्चुअली पूछूंगी नहीं, मैं बताऊंगी कि अगर इसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है ए, मतलब इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा? इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी हमेशा उसका होगा जो इसका नहीं है. ठीक है, जैसे इसके पास होगा एंटी बी, इसके पास होगा एंटी आरएच. पहली बात तो एंटीबॉडीज में अगर ऊपर हेडिंग नहीं लगी है एंटीबॉडी तो आपको एंटी लिखना जरूरी है. ठीक है, एंटीजन है सरफेस पे क्या? ए, मतलब ए तो इसका अपना आदमी है ना, तो ए को क्यों मारेगा? अगर इसके पास ए है तो सिर्फ ए है जो इसका अपना है, बाकी दुनिया पर आई है इसके लिए. ठीक है, बी पर आया इसके लिए, आरएच पर आया, तो बी और आरएच को मारने के लिए इसके पास फौज तैयार हो जाएगी. ठीक है, अगर इसका एंटीजन है, ब्लड ग्रुप है ए, तो इसका एंटीजन क्या है? ए. और अगर इसका अपना है ए तो इसके लिए बी भी पर आया और इसके लिए आरएच भी पर आया. अगर बी आएगा तो ये एंटी बी एंटीबॉडी बनाएगा, अगर आरएच आएगा तो ये एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाएगा. कहाँ? अपने प्लाज्मा में. तो एंटीजन हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज, व्हाइल एंटीबॉडीज हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा ऑफ ब्लड. यस, यहां तक क्लियर है. दूसरा केस बच्चा मैं यहाँ पर बताती हूँ एक और. ये केसेस अब मैं डिलीट कर दूं, ये तो चलो रख लो जो भी है, सुबह शाम पूजा करो इन वीडियोस की. ठीक है, चलो अगला केस. अरे यार, पीले रंग से क्यों बनाया मैंने, मतलब नीला क्यों बनाया? मुझे बनाना है लाल. ठीक है, दिस इज द केस. दिस पर्सन इज हैविंग एंटीजन ऑफ ए, B and RH present over the surface of RBC. ठीक है बेटा, मुझे ये बता दो इस आदमी के खून में मुझे कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा? फास्ट. यस, पहले ही बता दिया.
बच्चे, ये होता है बेटा, ट्यूनिंग बन जाती है ना टीचर और बच्चों की, तो बच्चा टीचर का क्वेश्चन निकलने से यार बेटा रितिका थप्पड़ चाटा, देखा है चाटा, चाटा पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसके एंटीजन ऑलरेडी इसके पास सारे एंटीजन्स हैं, ए भी है, बी भी है, RH भी है, तो इसका कोई दुश्मन नहीं है। जिसने घर में सारे पापी पाल रखे हैं वो किस पाप के लिए लड़ेगा, मुझे ये बता दो, ठीक है। जिसने अपने घर में सारे पापी पाल रखे हैं वो किस पाप के लिए लड़ेगा। अगर मेरे पुलिस वाले के घर में ही उसका बेटा ही चोर है जो पूरी सिटी में चोरी करके आया है, तो वो क्यों चोर के अगेंस्ट खड़ा होगा। उसे पता है अगर वो चोर के अगेंस्ट खड़ा होगा सबसे पहले उसका बेटा जाएगा, हाँ या नहीं, ठीक है। सेम चीज यहाँ है, इसके पास A है, इसके पास B है, इसके पास RH है, ब्लड ग्रुप तो इसका AB पॉजिटिव हो गया। इसके पास किसके लिए सेना खड़ी होगी, किसी के लिए नहीं। नो एंटीबॉडीज विल बी फाउंड इन केस ऑफ दिस पर्सन्स प्लाज्मा। ये केस समझ में आया तो थम्स अप करो, फिर मैं अगला केस समझाऊं। दिस इज AB पॉजिटिव, ये केस क्या है, AB पॉजिटिव। इसके पास तीनों एंटीजेंस हैं, A है, B है, RH है, तो इसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब मैं O निगेटिव की बात करती हूँ। हमारे पास एक और केस है, चलो इस बॉक्स में एक नया केस लेती हूँ। ये RH, ये RBC, कोई एंटीजन नहीं है इसके पास, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जल्दी बता दो, इसका ब्लड ग्रुप बताओ जल्दी मुझे। द ब्लड ग्रुप ऑफ दिस पर्सन विल बी, yes fast, the blood group of this person will be no A, no B, no RH। इसका मतलब क्या है, A नहीं है, B नहीं है, तो क्या होगा O। if no RH is there that means negative, yes, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, the blood group of this person will be O negative। अब इसके, हाँ ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा इसके बॉडी में या इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा। ये सबसे धुला हुआ इंसान है पूरे सोसाइटी में, इसने आज तक कोई पाप नहीं किया और ये पुलिस में कमिश्नर भी है। ये वो हीरो है जो सिंगम इंगम टाइप मूवी में नहीं आता, ये समाज की हर बुराई से लड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद कभी बुराई नहीं करते, इनमें खुद में कोई बुराई नहीं है, इनके खानदान में कोई बुराई नहीं है, तो ये समाज की हर बुराई से लड़ेंगे। इनके घर में कोई चोर नहीं है, पूरे समाज के चोर पकड़ पकड़ के मारेंगे, यस। तो इनके पास ऑल एंटीबॉडीज, बिल्कुल सही बात है, इनके ब्लड में होगा एंटी-A। अगर मैं इसको ब्लड ग्रुप A चढ़ाऊंगी ना तो ये A को पकड़ पकड़ के मारेगा। क्यों मारेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एंटी-A। इसके खुद के पास एंटीजन नहीं है, तो इसके पास एंटी-A एंटीबॉडी होगा। अगर मैं इस पर्सन को A ब्लड ग्रुप दूंगी, ठीक है, अगर मैं इस पर्सन को A ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन करूंगी तो इसके ब्लड में क्या घूम रहा है, इसके प्लाज्मा में घूम रहा है एंटी-A। तो ये एंटी-A क्या करेगा, जो मैंने जिसका भी ब्लड इसको चढ़ाया है, जिसका ब्लड है A, वो A जब इसके अंदर जाएगा तो ये एंटी-A उसके A को मारेगा। और मुझे ये बताओ अगर ये एंटी-A A को मारेगा तो ये किसको मार रहा है, सिर्फ A को। A कहाँ होगा, पर्सन के RBC के ऊपर ना। ये अभी छोड़ो, अभी अगली स्लाइड में समझाती हूँ, ये समझ लो। तो इसके ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन से एंटीबॉडी होंगे, एंटी-A होगा, एंटी-B होगा और एंटी-RH होगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, यस। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का चित्र आपके सामने। ब्लड ग्रुप हो सकते हैं A, B, AB एंड O, ठीक है। A कब होगा, जब आपके RBC के ऊपर एंटीजन है कौन सा, A। B कब होगा, जब RBC के ऊपर एंटीजन होगा B। AB कब होगा, जब RBC के ऊपर एंटीजन A भी होगा और B भी होगा। और नील कब होगा, मतलब O कब होगा, जब RBC के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा। ये मैं समझा चुकी हूँ, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। चलो अब एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं बेटा, एंटीबॉडीज होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है A, ठीक है, मतलब उसके RBC के सरफेस पे एंटीजन है A, मतलब वो अपने A को तो नहीं मारेगा, किसे मारेगा, B को मारेगा। तो इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा एंटी-B, नॉट एंटी-A। अगर इसके प्लाज्मा में एंटी-A हुआ तो ये अपने ही A को मारेगा, और अपने A को मारेगा, किसको मारेगा, अपने RBC को मारेगा, क्योंकि A कहां पर प्रेजेंट है बेटा, A प्रेजेंट है RBC के ऊपर। मैंने एक लाइन बोली, समझ में आया, दोबारा रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना। ब्लड ग्रुप है A, मतलब इसके RBC पर सरफेस एंटीजन है A,
ठीक है। तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा है, एंटी बी। अगर इसके प्लाज्मा में एंटी ए होता तो वो क्या करता, अपने ए को मारता। और अगर ये अपने ए को मार रहा है, मतलब ये किसे मार रहा है, ए कहां पर है, ए है बेटा आरबीसी के ऊपर। मतलब जब ये ए को मारेगा तो किसे मारेगा, अपने आरबीसी को मारेगा, इसके आरबीसी फट जाएंगे। ठीक है, ये केस अभी हम पढ़ेंगे RH कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी में। ठीक है, चलो अगर सरफेस पे एंटीजन है बी तो इसके एंटीबॉडी कौन सा होगा प्लाज्मा में, एंटी ए। अगर सरफेस है, अपने ए को बचाए, हाँ अगर इसके सरफेस पे एंटीजन है ए और बी तो इसके पास कोई एंटीबॉडी, ये सबसे पापी बच्चा है समाज का। ठीक है, इसके घर में चोर लुटेरे सब हैं, तो ये किसी चोर लुटेरे के अगेंस्ट कानून नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। वहीं ये, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये सिंघम है, सबसे धुला हुआ बच्चा पूरे समाज का। ठीक है, तो ये सिंघम, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके पास सबके लिए फौज है, ए आया उसको भी मारो, बी आया उसको भी मारो। ठीक है, तो इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी भी होगा, एंटी बी एंटीबॉडी भी होगा। अब बेटा ये किस किस को दे सकते हैं, ठीक है, या इन्हें कौन कौन दे सकता है ब्लड, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसे ए तो ब्लड दे ही सकता है। ठीक है, साथ ही साथ बेटा उसे ओ जिसका ब्लड ग्रुप है, हाँ मैं सिंघम हूं, ठीक है, तो इनका जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो भी इन्हें ब्लड दे सकती। क्यों, क्योंकि उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। गलत बोल दिया क्या, हाँ, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ है मतलब उसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं, हाँ सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किस किस से ब्लड ले सकता है, वो बी वाले से ले सकता है और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है ये सबसे ब्लड ले सकता है, ए वाला भी दे दो, बी वाला भी दे दो, ए बी वाला भी दे दो और ओ वाला भी दे दो। ठीक है, वहीं जिसका ब्लड ग्रुप ओ है ये सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है और किसी से ये ब्लड नहीं ले सकता है। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो यूनिवर्सल डोनर है, जो हर किसी को खून दे सकता है, वो कौन है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है यूनिवर्सल डोनर इज ओ। और आपकी एनसीईआरटी लिखती है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, एक बच्चे ने लिखा यूनिवर्सल टेकर, चांटा दूंगी अभी तेरे हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो सबसे ब्लड ले सकता है वो कौन है, ए बी। ए बी बेचारा दुनिया का सबसे गरीब आदमी। ठीक है, ये सबसे आन दो, ये है अंबानी, जान दो। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर इज ओ और यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ए बी। एनसीईआरटी सिर्फ इतना बोलती है, लेकिन हम अब इतना नहीं बोलेंगे, हमें हो गया अब ज्ञान। ठीक है, और ज्ञान आने के बाद इंसान एक कदम आगे चलता है, और एक कदम आगे हम कैसे चलेंगे, क्योंकि बेटा हमें पता है कि जो यूनिवर्सल डोनर है ओ, ठीक है, ओ में भी अब हम ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव जान चुके हैं। जो ओ पॉजिटिव है क्या वो यूनिवर्सल डोनर होगा, या जो ओ निगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर होगा, तो जल्दी बता दो, जो ओ निगेटिव है, राइट, जो ओ निगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर होगा, क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसे मारने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ठीक है, जिसके सरफेस पे एंटीजन ही नहीं है उसके कहां से तुम एंटीबॉडी मार लोगे। ठीक है, जिसके सरफेस पे एंटीजन ही नहीं है उसको कोई एंटीबॉडी नहीं मार सकता, इसलिए ओ निगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। इसको तुम किसी को भी दे दो, ये बहुत धुला हुआ आदमी है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव, ये मंझा हुआ गरीब है। ठीक है, ये किसी से भी ले लेगा, इसको कोई शर्म नहीं है। ठीक है, इसके पास ए बी पॉजिटिव है ना, इसके पास सारे एंटीजन हो गए, ए बी हो गया, बी बी हो गया, आर एच बी हो गया, इसके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो यूनिवर्सल डोनर होगा ओ निगेटिव। और क्यों होगा, बिकॉज नो एंटीजन इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ, नो एंटीजन इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ आरबीसी। इसके आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, किसी को भी दे दो, है ना, बट हॉस्पिटल में ओ पॉजिटिव भी किसी को दे दिया जाता है बेटा, फिर वहां पर
चेक किया जाता है डोनर रेसिपिएंट कौन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जबकि ए बी पॉजिटिव किसी से भी ले लेता है, उसका रीजन है बिकॉज नो एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, इसके पास सैनिक ही नहीं है, किसी से भी ले लेगा, एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन इट्स प्लाज्मा, इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। यहां से बेटा अगला प्रश्न आपका बनता है। अब हम बात करते हैं आरएच ग्रुपिंग की। आरएच ग्रुपिंग क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर सरफेस पे आरएच एंटीजन है, ठीक है, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और अगर सरफेस पे आरएच एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। If there is antigen RH antigen present over the surface of RBC, the person will be positive. If no RH antigen is present on the surface of RBC, the person will be negative. ठीक है, ठीक है। ये मैंने NCERT की स्लाइड, NCERT का स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए रखा हुआ है। फिलहाल जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझ लो, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, ये मेरे बच्चे ज्ञानी हो गए हैं, आप समझ सकते हैं। आरएच के केस में बेटा एक खतरनाक केस देखने को मिलता है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का। किसका? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का। इसको समझ लो, नीट 2018 इस आरएच इनकम्पैटिबिलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2018 का। क्या क्वेश्चन था बहुत ध्यान से समझना, लास्ट में बताऊंगी क्वेश्चन क्या था। अगर आप लोगों ने किया है तो आपको पता होगा, नहीं तो सुन लो शांति से, ठीक है। एक मम्मी है, एक पापा है, उल्टा बना दिया, ही इज द फादर, ठीक है, ये मेल का साइन है, एंड ही इज द मदर, ये फीमेल का साइन है, ठीक है। शादी हुई, फर्स्ट बेबी, पहला बच्चा हुआ। अब मम्मी पापा तो देख लिया, मम्मी और पापा का ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है। अपन क्या करते हैं, कुंडलियां मिलाते हैं ना, लड़की कन्या है, लड़का शेर है, तो मिलाओ दोनों की कुंडलियां, मिल रही है कि नहीं, आगे जमेगी इनकी कि नहीं जमेगी। एक बार को उससे अच्छा उनका ब्लड ग्रुप मिला लो, ठीक है। यहाँ बहुत दिक्कतें होती हैं। अगर फादर है RH पॉजिटिव, ठीक है, मदर है RH निगेटिव, घर वालों ने क्या मिलाई थी, कुंडलियां, ये नहीं मिलाया, ठीक है। पापा थे पॉजिटिव, मम्मी थी निगेटिव, ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ए बी ओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि फादर है पॉजिटिव, मदर है निगेटिव। अब इनका बेटा जो पहला बच्चा होगा, पूरे चांसेस हैं कि बच्चा क्या होगा, पॉजिटिव। ब्लड टेस्ट कराते हैं शादी से पहले, अच्छा कराते हो क्या यार? हमारे यहाँ तो नहीं कराते, बहुत एडवांस हो तुम लोग तो। चलो, तो पहला बेबी क्या होगा बेटा, पहला बेबी होगा पॉजिटिव, श्योर है, ठीक है। अब जब तक ये पहला बेबी मदर के वूम के अंदर है, जब तक ये फर्स्ट बेबी मदर के वूम के अंदर है, तब तक माँ को नहीं पता कि उसके वूम में क्या है, AB है मतलब पॉजिटिव है नहीं है, कुछ नहीं पता माँ को, क्योंकि टच में ही नहीं है ना, दोनों के ब्लड कांटेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। मदर सिर्फ सप्लाई कर रही है, ठीक है, बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड के टच में नहीं आ रहा, तब तक माँ को नहीं पता कि उसके ब्लड में क्या है, ऐसा जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट बेबी की जब डिलीवरी होगी, क्या होगी, डिलीवरी होगी, उस टाइम पे देयर इज चांस, क्या चांस है कि मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड कांटेक्ट में आ जाए, मदर एंड बेबीज ब्लड कम्स इन कांटेक्ट। पूरा चांस है, हाँ या नहीं, ठीक है, कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड से मिल जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, माँ ने एक नई चीज देख ली, ये तो कुछ बाहर का था, हाँ, इसके पास RH है जो मेरे पास नहीं है, इसके पास RH है मतलब मेरे पास नहीं है, मतलब ये मेरे लिए फॉरेन बॉडी है, बाहरी चीज है ना, एंटीजन है, मारो इसको। लेकिन जब तक उस मदर के ब्लड में, उसके प्लाज्मा में उस RH के लिए सैनिक बनेंगे उसे मारने के लिए, तब तक बच्चा तो निकल गया, ठीक है। वो सैनिक अब तैयार बैठे, लेकिन अब उसे मारने के लिए फौजी नहीं मिल रही। मारे किसे, हम तैयार हैं पर कोई मिल नहीं रहा, किसे मारे, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि बच्चा निकल गया, डिलीवरी हो गई। अब नुकसान किसे होगा, जब दूसरा बच्चा आएगा, जब सेकंड बेबी होगा, उस टाइम पर क्या हो रहा है, मदर का ब्लड बच्चे को सप्लाई कर रहा है, ठीक है।
उस टाइम पर चांस है कि मदर के ब्लड से जो RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड में बने हैं, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो मदर के ब्लड में क्या होगा, मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी बनेंगे, हाँ या नहीं, RH एंटीबॉडी बनेंगे मदर के ब्लड में। ठीक है, अब ये सेना तैयार बैठी है लेकिन इनको मरने के लिए कोई नहीं मिल रहा, किसे मारे। ठीक है, अब ये सेना तैयार है। जब सेकंड डिलीवरी होगी, सेकंड बेबी, सेकंड टाइम पे जब प्रेगनेंसी होगी, उस टाइम पर बच्चा फिर से कैसा है, बच्चा फिर से RH पॉजिटिव, कहाँ पर है, मदर के वूम में। ठीक है, और जब ये सेकंड बेबी मदर के वूम में है, इस टाइम पर क्या होगा, जब मदर का ब्लड यहाँ पर सप्लाई कर रहा है तो कुछ anti-RH एंटीबॉडी लीक कर जाएंगे, कहाँ पर, इस वूम में। कुछ anti-RH एंटीबॉडी मूव कर जाएंगे इस मदर के वूम में, और मदर की वूम के अंदर कौन है, दूसरा बच्चा। इसकी सजा इसको भुगतनी पड़ रही है। अब पहले बच्चे के ब्लड के कांटेक्ट से मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आने के कारण मदर के ब्लड में anti-RH एंटीबॉडीज बने, पर वो बच्चा तो निकल गया, पर वो जो anti-RH एंटीबॉडीज बने थे, अब वो किसे मिलेंगे, उसके छोटे भाई बहन जो दूसरे नंबर पे आए थे उसे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो सेकंड बेबी है, बच्चे ने लिख दिया ये मर जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं था ये मर जाएगा, क्वेश्चन ये था नीट 2018 का कि ये क्यों मरेगा। कोई बता सकता है क्यों मरेगा। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर लिखा, पर बच्चों ने पढ़ा नहीं था। बच्चों को ये पता है कि मैडम मर जाएगा। क्यों मरेगा, बच्चों को जो पता है वो बता देती हूँ। इसलिए मरेगा क्योंकि इस बच्चे के आरबीसी के ऊपर क्या है, RH। ठीक है, मदर के प्लाज्मा में क्या है, मदर के प्लाज्मा में है anti-RH एंटीबॉडी। ठीक है, ये एंटीबॉडी जब इस RH को मारने की कोशिश करेगा, वूम में या बेबी में, बच्चा वूम में जाएगा, वूम से बेबी में जाएगा। ठीक है, तो ये anti-RH एंटीबॉडी जब इस RH को मारने की कोशिश करेगा तो RH मरेगा, हाँ या नहीं। पर RH है कहाँ, RH है बेटा आरबीसी के सरफेस पे। मतलब अल्टीमेटली मर कौन रहा है, अल्टीमेटली बेटा आरबीसी मर रहा है। कौन मर रहा है, आरबीसी मर रहा है। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का मरना है ना। याद करो कल मैंने आपको बताया था आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और एरिथ्रोसाइट्स क्या होंगे, फट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। एरिथ्रोसाइट्स विल ब्लास्ट, और इसको हम बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस। किसके एरिथ्रोसाइट्स मरेंगे बेटा, इसके एरिथ्रोसाइट्स मरेंगे फीटस के, किसके, फीटस के। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिटालिस। तो एरिथ्रोसाइट्स ब्लास्ट हो रहे हैं किसके, फीटस के, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। फीटस के एरिथ्रोसाइट्स ब्लास्ट हो रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं, फट रहे हैं। समझ में आया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था वो ये कि इसके आरबीसी रप्चर होंगे। आरबीसी रप्चर होगा तो क्या होगा, आरबीसी की बॉडी में जरूरत ही क्या है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, हीमोग्लोबिन बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। रिपीट अभी कर रही हूँ बेटा, अभी फिर से एक बार रिपीट करूंगी, इसको समझा दूं फिर रिपीट करती हूँ। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा बेटा, जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया होता है, सबको पता है। जॉन्डिस होगा, क्यों, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन का लेवल बढ़ जाएगा, आपको पीलिया हो जाएगा, है ना, हाथ नाखून सब पीले हो जाएंगे, होता है ना। जब आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, आपको अनीमिया होता है, तो आप पीले पड़ जाते हो। ठीक है, तो यस, तो ये जो क्वेश्चन अभी बता रही हूँ बच्चा, अभी बता रही हूँ कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं। जो आपका नीट 2018 में क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि जब अगर एक RH पॉजिटिव फादर, RH पॉजिटिव मदर या RH पॉजिटिव मेल, RH पॉजिटिव फीमेल से शादी करता है तो सेकेंड बेबी विल डाई बिकॉज ऑफ, उसमें एक ऑप्शन था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस और एक ऑप्शन था बेटा अनीमिया एंड जॉन्डिस। क्या था, सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस। तो बच्चे खुशी खुशी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस लगा के आ गए। अरे मैडम ये भी कोई पूछने की बात है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से मर जाएगा। अरे गधों, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से नहीं मरेगा,
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होने के कारण, फीटस के एरिथ्रोसाइट्स ब्लास्ट होने के कारण बच्चे को सीवियर अनीमिया हो जाएगा, उसका हीमोग्लोबिन काउंट, उसका आरबीसी काउंट बहुत कम हो जाएगा, उसको जॉन्डिस हो जाएगा और वो सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस से मरेगा, वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से नहीं मरेगा। ये क्वेश्चन है आपका नीट 2018 का। क्लियर है? चलो एक बार फिर से समझा रही हूं, फिर इसका अगला प्रोसीजर समझाऊंगी कि अगर RH पॉजिटिव फादर या RH पॉजिटिव मेल RH निगेटिव फीमेल से शादी करता है तो पहला बेबी पॉजिटिव होगा फॉर श्योर, लेकिन पहला बेबी और मदर का ब्लड कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसके चलते पहला बेबी सेफ है। पर डिलीवरी के टाइम पे चांसेस हैं कि दोनों के ब्लड कांटेक्ट में आए, और जहां दोनों के ब्लड कांटेक्ट में आएंगे पूरा चांस क्या है, मदर के लिए फॉरेन बॉडी कौन, RH, मदर की फौज तैयार कि मैं इस एंटी RH को बना करके इस RH को मारूंगा। लेकिन जब तक मदर की बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडी मरेंगे तब तक बच्चा तो बाहर, पहला बच गया। अब जब दूसरा बेबी आएगा बच्चा, दूसरे बेबी के केस में फिर से वो RH पॉजिटिव होगा, वो RH पॉजिटिव मदर की वूम में है। अब मदर के पास फौज तैयार बैठी है, किसके लिए, RH के लिए। पहली बार तो वो जानती नहीं थी, अब तो वो जानती है, अब तो वो पकड़ के मारेगी। ठीक है, उसको ये नहीं पता मेरा बच्चा है किसका, उसको बस ये पता है कि RH है ना, ये मेरा दुश्मन है, इसको मुझे मारना है। ठीक है, तो जब उसका एंटी RH मदर के वूम से ब्लड में जाएगा बच्चे के, तो वहां पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में क्या होगा, बच्चे के आरबीसी पर जो RH एंटीजन प्रेजेंट है उसको मदर के ब्लड से एंटी RH एंटीबॉडी जो गया है वो उसको मारेगा। क्योंकि एंटी RH किसे मार रहा है, RH को मार रहा है। RH कहां प्रेजेंट है, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये बेटा किसको एक तरह से मार रहा है, ये एक तरह से आरबीसी को मार रहा है। आरबीसी को फाड़ेगा, ये आरबीसी को रप्चर करेगा। तो इसको हम किसके आरबीसी को रप्चर करेगा, फीटस के। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, फीटस का एरिथ्रोसाइट ब्लास्ट हो रहा है, एंड द कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यस, क्लियर, जल्दी। और जब बेटा एरिथ्रोसाइट्स ब्लास्ट होंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे में उसका हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाएगा, बच्चे का आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन काउंट 10 से नीचे आता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, अनीमिया। लेकिन आरबीसी फटे जा रहे तो इसको सीवियर अनीमिया हो जाएगा, इसका हीमोग्लोबिन काउंट 2-3 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से नहीं मरेगा बेटा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप ये आंसर लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भी है और सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस भी है तो आप ऑप्शन में प्रायोरिटी किसको देंगे, सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस को। क्लियर है, थम्स अप दो। ठीक है, अब बेटा आगे समझ लो इसको हम कैसे बचा सकते हैं बच्चे को। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब भी कोई लेडी कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो वो गायनी के पास जाती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो उस कंडीशन में बेटा डिक्रीज इन आरबीसी इज नोन एज, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नोन एज एरिथ्रोसाइटोपीनिया। ठीक है, एरिथ्रोसाइटो मतलब एरिथ्रोसाइट्स एंड पीनिया मतलब कम होना। ठीक है, ये सब बेटा अभी तुम्हारे कहा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की चीजें, क्यों अभी से ये सब फालतू चीजें पढ़ रहे हो। आरबीसी काउंट का कम होना इज नोन एज एरिथ्रोसाइटोपीनिया। ठीक है, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। चलो, अगर कोई भी लेडी कंसीव करने के पास गायनी के पास जाती है कंसीव करने के बाद, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है लेडी का ब्लड टेस्ट। ठीक है, और ये हर जगह, चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप प्राइवेट में, आप कहीं भी चले जाओ, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है एक फीमेल का ब्लड टेस्ट। ठीक है, उसमें उस फीमेल के सारे मतलब उसमें आरबीसी क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, फिर फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, बहुत सारी चीजें देखिए। अगर फीमेल का निगेटिव होता है उस कंडीशन में फादर का देखा जाता है, अगर फीमेल पॉजिटिव है तो फादर का देखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो हमें पता लग जाता है पहले ही केस में कि मदर निगेटिव है। मदर निगेटिव है मतलब फादर का भी कर लो, फिर फादर अगर पॉजिटिव है मतलब डॉक्टर को पता है, पहले महीने ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का केस बनेगा। तो डॉक्टर क्या करेगा, पहली डिलीवरी होते ही, ध्यान से सुनना, पहले बच्चे के डिलीवर होते ही डॉक्टर मदर को एंटी डी इंजेक्शन देगा। क्या देगा, एंटी डी इंजेक्शन देगा। मैं गलत जगह आ गई हूं और ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है। इस बोर्ड की मुझसे दुश्मनी है। दुश्मनी तो खैर मैंने भी इससे मोल ले ली थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरी इससे दुश्मनी है। चलो कोई बात नहीं, हम कहीं और लिख देते हैं। तो एंटी डी एनसीईआरटी में लिखा है, अभी मैं आपको इसके आपके लिए इसको रीड करूंगी। जैसे ही मुझे पता लग जाएगा
कि पहले केस में ही मदर निगेटिव है, मतलब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस बनेगा अगर फादर पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगी, डिलीवरी होते ही, पहली बच्चे की डिलीवरी होते ही मैं क्या दे दूंगी उसको, एंटीडी इंजेक्शन दे दूंगी। ये एंटीडी इंजेक्शन क्या करेगा, जब डिलीवरी के बाद मदर के अंदर एंटी-आरएच बनना शुरू होगा तो ये एंटीडी इस एंटी-आरएच को मारना शुरू कर देगा, समझे, वो इस फौज को बनने ही नहीं देगा। क्लियर है? गिव मी थम्स अप फास्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बार आपके एनसीईआरटी पे नजर मारना अपना कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे देख लो, आरएच एंटीजन उस रीसस मंकी से आया था, ठीक है, इसलिए हम इसको आरएच बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, एंटीजन है तो आरबीसी के सरफेस पे पाया जाएगा। लगभग 80% पॉपुलेशन में ये एंटीजन होता है, जबकि 20% में ये आरएच नहीं होता है, ठीक है। जिनके अंदर होता है उनको हम आरएच पॉजिटिव बोलेंगे, जिनमें नहीं होता उनको आरएच निगेटिव बोलेंगे। यही केस दिया है कि अगर एक आरएच निगेटिव पर्सन आरएच पॉजिटिव से एक्सपोज हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, उसके ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन जाएंगी उस आरएच एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आरएच ग्रुप हमेशा मैच करना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। अगर आप किसी को खून चढ़ा रहे हो तो खून चढ़ाने से पहले आपको उसका आरएच भी आरएच ब्लड ग्रुप के साथ साथ आपको उसका एबीओ के साथ साथ आपको उसका आरएच ग्रुप भी चेक करना चाहिए, ठीक है। एक स्पेशल केस है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, और ये कब आपको देखने को मिलता है, जब मदर होती है आरएच निगेटिव और फादर होता है और बच्चा होता है आरएच पॉजिटिव। अच्छा बेटा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है आपकी नीट में, वो ये कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किस कंडीशन में आपको देखने मिलेगा। मदर आरएच पॉजिटिव है, फादर आरएच पॉजिटिव है तो देखने को मिलेगा नहीं। मदर आरएच निगेटिव है, फादर आरएच निगेटिव है तो देखने को मिलेगा नहीं। मदर आरएच पॉजिटिव है, फादर आरएच निगेटिव है तो देखने को मिलेगा नहीं। सिर्फ एक कंडीशन में देखने को मिलता है, वो ये जब फादर आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच निगेटिव है। ये जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना किसी भी बुक से क्वेश्चंस, तो आपको वहां पे ये क्वेश्चन मिलेगा कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या आरएच इनकम्पैटिबिलिटी इनमें से कौन से केस में देखने को मिलेगा। दोनों पॉजिटिव है तो, दोनों निगेटिव है तो, फादर निगेटिव मदर पॉजिटिव है तो, या मदर पॉजिटिव नहीं मदर निगेटिव फादर पॉजिटिव है तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अलावा कोई भी मैच हो, फादर अगर निगेटिव है मदर पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों निगेटिव है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मदर निगेटिव है फादर पॉजिटिव है, उस कंडीशन में आपको ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का केस देखने को मिलेगा। यही सेम कंडीशन बेटा जो मैंने आपको बताई है वही सेम यहाँ लिखी हुई है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि आरएच एंटीजन जो फीटस का है वो एक्सपोज नहीं होगा पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर दोनों के ब्लड सेपरेटेड रहते हैं इस प्लेसेंटा से। लेकिन पहले बच्चे की डिलीवरी के केस में जो आरएच पॉजिटिव ब्लड है फीटस का, वो कांटेक्ट में आएगा मदर के, जिसके चलते मदर धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, किसके लिए, आरएच के लिए। और जब उसका सेकंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी, सेकंड, तीसरी, चौथी, कितनी भी प्रेगनेंसी होगी, सब में, मैम एनसीईआरटी में इंजेक्शन का नाम नहीं है बेटा, एनसीईआरटी में एंटीडी नहीं लिखा है, एंटीडी को हम रोगम भी बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको बेटा हम रोगम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दिस इंजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज रोगम। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड और उसके बाद की जितनी भी प्रेगनेंसीज होंगी उस कंडीशन में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी जो आरएच एंटीबॉडी है वो मदर से कहाँ चला जाएगा, बच्चे के ब्लड में, और वहां जाकर के ये बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चे के आरएच को मारेगा। आरएच कहाँ पे प्रेजेंट है, आरबीसी पर, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब बेटा इस लाइन को पढ़ना, दिस कंडीशन कुड बी फेटल टू फीटस, बच्चे के लिए ये जानलेवा हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये उसमें अनीमिया, सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस कॉज करेगा। एक और चीज, आधे बच्चों को लगता है बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, नहीं, बहुत केस में बच्चा स्टिल बर्थ, इसको हम बोलते हैं, जिसमें है ना बच्चा मरा हुआ पैदा होता है उसको हम स्टिल बर्थ बोलते हैं, है ना। बहुत केस में आपको स्टिल बर्थ देखने को मिलता है, लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद 2-3 महीने 6 महीने बाद मरते हैं बिकॉज ऑफ दिस सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस, ठीक है। डन। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए क्लियर है, जल्दी से थम्स अप दे दो, जल्दी थम्स अप दो। सारे केसेस में होगा हर प्रेगनेंसी में, हाँ, क्या हर प्रेगनेंसी में, हाँ, पहली प्रेगनेंसी बस उस मदर को सेफ है,
सेकंड के बाद जितनी प्रेगनेंसीज होंगी, अगर उसको एंटीडी इंजेक्शन नहीं दिया तो सब में होगा, और अगर एंटीडी दे दिया तो किसी में नहीं होगा। यस, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े, नया टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, मेल नेगेटिव हो और फीमेल पॉजिटिव हो तो कोई प्रॉब्लम, तो क्यों प्रॉब्लम नहीं है? इसलिए प्रॉब्लम नहीं है बेटा क्योंकि पापा को अपनी कोख में नहीं रखना ना बच्चा, वो तो माँ की कोख में रहेगा। कैसी बातें कर रहे हैं, गधे तो मत बनो, इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद भी थोड़ी सी डॉक्टर बन गई। हाँ ऐसा ही होता है, मेरे साथ पढ़ो, हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाते पढ़ाते पूरा डॉक्टर बना दूंगी। चलो, तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड बच्चा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है आपके प्लेटलेट्स का। कल ही हमने देखा था, अगर प्लेटलेट्स का नंबर जो कि नॉर्मली 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है पर mm³ ऑफ ब्लड, अगर ये इस काउंट से कम होता है, अगर प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 3.5 लाख से कम होता है, उस कंडीशन में क्या होता है? क्लॉट नहीं बनता। क्लॉट नहीं बनता मतलब क्लॉट नहीं बनेगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो इंसान किससे मर जाएगा? हेमरेज। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग को बेटा हम बोलते हैं हेमरेज, ठीक है, या ब्लीडिंग को ही हम हेमरेज बोल देते हैं। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज प्लेटलेट्स। इसके अलावा याद करो, मैंने कल आपको बताया था 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमेन इन एक्टिव स्टेट इन नॉर्मल कंडीशन। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में भी एक्टिव रहे तो आपका ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, जम जाएगा, ठीक है। और वो जमे ना, उससे बचने के लिए आपके ब्लड में हेपेरिन भी घूमता है। याद करो, हेपेरिन कौन बनाता है? एक तो हेपेरिन बनाता है आपके मास्ट सेल्स, दूसरा हेपेरिन बनाता है आपके बेसोफिल्स, बताया था कल, ठीक है। चलो, तो ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स, दीज टुगेदर एंड यस एक्टिव ऑन ब्लीडिंग, बिल्कुल सही बात है, ये मिलकर के बेटा ब्लड कोएगुलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अब आगे एक बार पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में एक्चुअल में ये ना जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये अभी आप लोग नहीं पढ़ोगे। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर अगेन, मेरा काम है फैंटेसीज देना, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जाओ, तुम्हें ये सीखने मिलेगा, ठीक है। बहुत मस्ती होती है फर्स्ट ईयर में, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ एनाटॉमी पढ़ते हो तुम लोग। अगर तुमने ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो इतने से थोड़ा थोड़ा और आउट ऑफ इंटरेस्ट तुम लोग पढ़ के एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ये दोनों सब्जेक्ट निकाल लेते हो। सबसे ज्यादा बैक ही एनाटॉमी में लगता है, मन ही नहीं करता पढ़ने का, ठीक है। और जरूर बच्चा, एनाटॉमी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर ढंग से पढ़े, और डेड बॉडी पे एक एक आर्टरी, वेन, मसल निकालना, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। हमें तो डेड बॉडी पे बहुत एक्सपेरिमेंट कराए थे, बहुत डराया भी था हम लोगों को। खैर जो भी है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है बेटा एमबीबीएस। बस एम हाई, एम्स का सपना देखो, तो एम्स नहीं तो उसके आसपास का कोई बड़ा कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में 3 फेज में पूरा ब्लड कोएगुलेशन खत्म कर दिया। क्योंकि एनसीईआरटी में 3 फेज में खत्म किया, तो मैं भी 3 फेज ही बताऊंगी, लेकिन एक्चुअल में बहुत लंबा प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग का, जो आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। फैंटेसी हाँ, ठीक है। तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है इस ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। पहले फैक्टर 11 एक्टिवेट होता है, फिर 9 एक्टिवेट होता है, फिर पहले 12 एक्टिवेट होता है, फिर 11 एक्टिवेट होता है, फिर 10 एक्टिवेट होता है, फिर 9 एक्टिवेट होता है। इस तरीके से एक फैक्टर एक्टिवेट होकर दूसरे को करता है, फिर तीसरा एक्टिवेट होकर चौथे को करता है। तो इस तरीके के जो फैक्टर्स एक दूसरे को एक्टिवेट करते हुए चलते हैं, तब जाकर के लास्ट में आपके प्लेटलेट्स का रोल आता है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म्स होते हैं, इनको बेटा हम बोलते हैं क्या? कैस्केड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस या कैस्केड मैकेनिज्म। तो एक्चुअल में जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो एक कैस्केड मैकेनिज्म है। कैस्केड मीन्स जो कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, दिस गोज स्टेप बाय स्टेप, यस। चलिए, अभी आपकी एनसीईआरटी में 3 स्टेप आपको दिखाए हैं, वो 3 स्टेप मैं आपको समझाती हूँ। एनसीईआरटी ने उल्टा लिखा है, हम सीधा इसको पढ़ते हैं। एनसीईआरटी लिखती है, पहले मैं एनसीईआरटी की लाइन बताती हूँ, फिर मैं आपको अपना लॉजिक बताऊंगी। एनसीईआरटी लिखती है कि ब्लड एग्जिबिट्स कोएगुलेशन या क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजुरी और ट्रॉमा। क्लॉटिंग कब होती है? जब कोई इंजुरी होती है, कोई ट्रॉमा, कोई वूंड होता है, ठीक है। चोट लगने पर क्लॉटिंग होती है, सही बात है, ठीक है। और ये क्यों होती है? ताकि एक्सेस ब्लड लॉस आपकी बॉडी से
ना हो सके। दो चीजें क्लियर कि कब होता है क्लॉटिंग स्टार्ट, जब ब्लीडिंग होती है, कोई वुंड होता है, ट्रॉमा कुछ होता है, इंजरी होती है, और ये क्यों होती है, ताकि हेमरेज को रोका जा सके, एक्सेसिव ब्लड लॉस को बॉडी से रोका जा सके। जहां पे ये क्लॉटिंग होगी बेटा, आप वहां पर एक ब्राउन कलर का स्कम देखते हैं ना, जिसको हम खुंट बनना बोलते हैं, काफी हिंदी में हम बोलते हैं ना, वहां पे खुंट बन गया है ना, जब चोट हील होती है तो वहां पे स्कम बनता है, ठीक है, दैट इज ब्राउन स्कम, जो कि चोट या जहां पे भी आपको कट लगा है, वुंड हुआ है, वहां पर बनता है, ठीक है। एक्चुअली ये क्लॉट होता क्या है, ये क्लॉट एक तरह से गुच्छा है। किसका गुच्छा है? छोटे छोटे थ्रेड्स का। दोज थ्रेड्स आर नोन एज फाइब्रिन्स, ठीक है। और बेटा उन थ्रेड्स के साथ कुछ एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड भी रहते हैं। तो चलो इसको हम यहां से समझना शुरू करते हैं। ब्लड क्लॉट बना, फाइब्रिन प्लस प्लेटलेट्स प्लस आरबीसीज, डेड और डैमेज्ड। मैं डेंजर जोन में जा रही हूं, यहाँ पे मार्कर चलना बंद हो जाता है, पर थैंकफुली चल गया, ठीक है। ये तीनों मिलकर के ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। कौन कौन? फाइब्रिन थ्रेड्स, प्लेटलेट्स और आरबीसी, ये सब मिलकर के ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कराते हैं। आगे पढ़ते हैं। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, है ना। मैंने कहा एनसीईआरटी बहुत खेलती है बेटा, इसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। फाइब्रिन कैसे बने? ये फाइब्रिन बने फाइब्रिनोजेन से। किससे बने? फाइब्रिनोजेन से। और बेटा फाइब्रिनोजेन क्या है? ये एक इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है? ये एक इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, जो कि किस में कन्वर्ट हुआ? एक्टिव होकर के फाइब्रिन में। तो एक्टिव क्या है? फाइब्रिन क्या है? इट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस फाइब्रिनोजेन, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने क्या बोला कि फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बन रहा है। कैसे बन रहा है? थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। कैसे बना? थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। यही तो बोला एनसीईआरटी ने। पढ़ लेती हूँ दोबारा से कि फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। क्लियर? अब बेटा आगे क्या लिख रहा है कि थ्रोम्बिन्स इन रिटर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कैसे बना? अब एनसीईआरटी बहुत उल्टा घुमाती है, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ने की जरूरत है। थ्रोम्बिन कैसे बना? थ्रोम्बिन बना एक और इनएक्टिव से, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोथ्रोम्बिन। ये भी क्या है बेटा? ये भी इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि एक्टिवेट होकर के क्या बना? जो कि एक्टिव हुआ और बन गया थ्रोम्बिन। हाँ, WBC ऑल्सो हेल्प इन क्लॉटिंग। बेटा WBC, जो डैमेज WBC होते हैं वो यहाँ के इकट्ठे हो जाते हैं। WBC का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है क्लॉटिंग में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हुई जिसमें प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, यहां पर आपको एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। दिस थ्रोम्बोकाइनेज इज नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू द एक्टिव फॉर्म कॉल्ड थ्रोम्बिन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये भी जो इसने बताया ये छोटा सा ही पार्ट है इस क्लॉटिंग का। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं। ये जो 13 फैक्टर्स है ना जो इनएक्टिव है, ये एक एक करके एक्टिव होते हैं, तब जाकर के थ्रोम्बोकाइनेज आता है, वो इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है, और ये फाइब्रिन प्लेटलेट्स और बाकी सेल्स के साथ मिलकर के क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, लिंक्ड हैं, जो एक दूसरे पर कनेक्टेड है। एक होगी तब दूसरी होगी, फिर तो ये जो लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इनको हम बोलते हैं क्या? कैस्केड प्रोसेस, जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। मैंने पहले ही बता दिया 13 फैक्टर्स हैं जो इनएक्टिव हैं, ये एक्टिवेट होंगे, ठीक है, एक एक करके एक्टिवेट होंगे, जिसको हम बोलेंगे कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। और इन सबको अल्टीमेटली इन सबको शुरू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक इंजुरी या ट्रॉमा, चोट लगनी जरूरी है।
चोट नहीं लगी, आगे पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ कब होगा, उसके लिए चोट लगनी जरूरी है, चोट नहीं लगेगी तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चोट लगेगी, इंजुरी या ट्रॉमा, उससे प्लेटलेट स्टिमुलेट होंगे ब्लड में, जिसके चलते ये सारे फैक्टर्स एक्टिवेट होते चलेंगे एक के बाद एक के बाद एक। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजुरी कैन आल्सो इनिशिएट द कोएगुलेशन। कुछ फैक्टर्स आपका टिश्यू भी रिलीज करता है। तो सबसे पहला इसमें जो स्टेप बनेगा दैट इज ट्रॉमा, ठीक है, या इंजुरी। चोट लगी, चोट लगने के बाद क्या होगा, फैक्टर्स फ्रॉम इंज्योर्ड टिश्यू रिलीजेस, ठीक है। और इनसे क्या होगा, इनसे बेटा एक एक करके सारे फैक्टर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं, जिससे ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ये फाइब्रिन क्या है, थ्रेड्स हैं, पतले पतले धागे हैं, ठीक है, ये फाइब्रिन प्लेटलेट्स और बाकी के जो डैमेज्ड आरबीसीज हैं, जिनको वहां पे चोट लगी तो आरबीसी भी तो डैमेज हुए होंगे, डब्ल्यूबीसीज जो हैं, बाकी सारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, प्लेटलेट्स भी एक तरह का फॉर्म्ड एलिमेंट है ना, ये सब मिलके अलोंग विद दिस फिब्रिन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जिसको हम बोलते हैं स्कम, ठीक है। वहां पे जो क्लॉट बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्कम। चलिए क्लियर है, तो आगे बढ़ूं। दिस इज ऑल अबाउट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। लास्ट टॉपिक आज का जो है इसका ब्लड से रिलेटेड वो है लिम्फ, और इसके बाद फिर विल स्टार्ट विद द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। हाँ, लिम्फ एक बार स्टार्ट करते हैं बेटा। कल मैंने बता दिया था, छोटी मोटी चीजें हैं, इसमें कुछ ऐसा बढ़ाने के लिए है नहीं, कि जैसे ब्लड कैपिलरीज से पास होता है आपकी बॉडी में, तो जैसे ब्लड आपकी कैपिलरीज में पास होता है, इसी तरह से कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के साथ मिलकर के टिश्यू के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं वहां से भी पास होता है, एंड दैट टिश्यू स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये लाइन लिखिए, कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। पोटेशियम भी करता है बट मेन इज कैल्शियम। आपको पता होगा विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लॉटिंग में, है ना। अगर आपके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना। आपको गम्स में से ब्लड आने लग जाएगा, छोटी सी भी कहीं चोट लगेगी तो ब्लड आने लग जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और विटामिन सी का भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लॉटिंग में, ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। चलिए, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो ये जो फ्लूइड जो टिश्यूज से रिलीज होता है, टिश्यूज में सेल्स प्रेजेंट है तो सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहां पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड फिल रहता है, जो कि उसी टिश्यू से रिलीज होता है। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कल भी आपको बताया था। ब्लड और लिम्फ में लगभग सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पे आरबीसीज नहीं होते हैं, दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कलरलेस। हाँ, वो बेटा हीमोफीलिया है, अभी बताई थी उसने, प्रथम नाम है क्या है, उसने बताया था ना, रॉयल फैमिली, उसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, हीमोफीलिया है बेटा वो। जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है आपका 8th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 13 फैक्टर मैंने आपको बताया ना, उसमें 8th फैक्टर होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, उसकी कमी होने की वजह से हीमोफीलिया होता है, ठीक है। हाँ पीयूष, अच्छा ठीक है, चलो आगे। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, आपका प्लाज्मा का जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें वो सारे आयंस होते हैं जो आपके ब्लड में होते हैं, बस जो बेसिक डिफरेंस है वो ये, इसमें आरबीसी नहीं होता, इसमें प्रोटीन्स कम होते हैं ब्लड के कंपैरिजन में, और इसमें ग्लूकोज ज्यादा होता है ब्लड के कंपैरिजन में, मैंने कल बताया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ब्लड और सेल के बीच में हमेशा गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज इस लिम्फ के थ्रू भी चलता रहता है। इसके जो वेसल्स, जैसे हम कहते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है ना, जिसमें ब्लड घूमता है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, इसी तरह से बच्चा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, वहाँ पे लिम्फोसाइट्स का, हाँ क्वीन विक्टोरिया में होता है, हुआ था सबसे पहले, ठीक है, उनका पूरा वंश खत्म हो गया इसके चलते, ठीक है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसमें लिम्फ वेसल्स होती हैं, जिसमें वो ब्लड वेसल्स, वो वेसल्स पतली पतली ट्यूब्स जहाँ से लिम्फ फ्लो करता है, इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सब आ जाता है बेटा आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, और इसके अंदर जो फ्लूइड घूमता है उसको हम लिम्फ बोलते हैं। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, और इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है बेटा, याद करो, एक तरह के WBCs हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है।
they are responsible for the immune responses of body. Lymph is also an important carrier for nutrients, hormones. याद करो, अगर आप लोगों ने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो डाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज अमीनो एसिड्स का जब एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से तो किसमें होता है, ब्लड कैपिलरीज में, लेकिन लिम्फ के अंदर ब्लड वेसल्स लेकिन जो लिपिड्स होते हैं, है ना, ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, इनका एब्जॉर्प्शन आपके ब्लड में नहीं होता है, इनका एब्जॉर्प्शन आपके लिम्फ में होता है। और वो लिम्फ वेसल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिपिड का एब्जॉर्प्शन कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लैक्टील्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से तो नहीं, हाँ, लेकिन डाइजेशन वाले चैप्टर में हम इसको दोबारा पढ़ेंगे और डाइजेशन चैप्टर से लैक्टील्स आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने तो डाइजेशन पढ़ लिया होगा क्योंकि आप लोग 12th में है तो वहां पे आपने इसको पढ़ा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, हाँ, लिम्फ भी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कुछ खास नहीं बेटा, कुछ खास नहीं। लिम्फोसाइट्स हैं तो WBC की तरह ये भी मरे हुए वहां पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है आपकी ब्लड वेसल्स में, जबकि लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है आपकी लिम्फ वेसल्स में, और उन लिम्फ वेसल्स को बच्चा हम लैक्टील्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पर डाइजेशन वाले चैप्टर से आया है, यहाँ से नहीं आया है। चलो, कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया, हमारे पास 15 मिनट का टाइम है और आज आपको मैं बेसिक मसल्स के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू का मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बताया था। टुडे विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड आई विल लेट यू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। विल गो थ्रू द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन टुमारोज क्लास। यस, चलिए, तो मस्कुलर टिश्यू मैंने आपको पहली इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, ओरिजिन इसका मीजोडर्म से होता है और काम क्या करता है बेटा, ये आपको चलने फिरने, एक जगह बैठ के जो आप मूवमेंट्स कर रहे हो, इन सब में दिस plays a very important role, these muscles. How many muscles we have? We have 639 muscles. मैंने आपको बताया था all muscles are originated from mesoderm, but there are exception, और वो exception क्या था बेटा, iris and ciliary muscles। ठीक है, iris और ciliary muscles, ये दो ऐसी मसल्स हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं, आईज में। आईज में आइरिस होता है, आईज में सीलियरी मसल्स होती हैं। दीज बीइंग मसल्स आर नॉट डेराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। इंपॉर्टेंट बताया था कल मैंने, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 तरीके की मसल्स वी हैव इन आवर बॉडी, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। नाम ही है स्केलेटल, तो दीज रिमेन अटैच्ड टू दी बोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे। स्केलेटल मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, अटैच्ड टू स्केलेटन। और स्केलेटन क्या होता है बेटा, स्केलेटन में आ जाती हैं आपकी बोन्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं आपके ऑर्गन्स में, दीज आर प्रेजेंट इन दी ऑर्गन्स। और कार्डियक का तो पूछो ही मत, नाम ही कार्डियक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी बच्चा, ये प्रेजेंट होती हैं आपके हार्ट में। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ये कुछ डायग्राम्स दिए हैं आपकी एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो नागिन मोड ऑन कर लो। बताया था कल, जहां बोलूं नागिन मोड ऑन मतलब वो डायग्राम तुम्हारी आंखों में छप जाना चाहिए, उस डायग्राम पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल सही बेटा, मटन में स्केलेटल मसल्स, वहां पे अगर आप उसकी टंगड़ी कबाब वगैरह जो खाते हो ना, उसमें उसकी टांगे होती हैं, तो टांगों से अटैच जो मसल्स होती हैं दे आर स्केलेटल मसल्स। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन कितना, मटन में हम स्केलेटल मसल्स बिल्कुल खाते हो बेटा, सब खाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। स्केलेटल मसल्स का आप डायग्राम देखो, ये डायग्राम है। ठीक है, जो डायग्राम में है वही मैं यहाँ पर लिखूंगी, मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड रखना मैं भूल गई, चलो कोई बात नहीं, जो है उससे ही काम चलाते हैं। स्केलेटल मसल्स में सबसे पहला पॉइंट, कैसी दिख रही हैं, शेप बताओ इनका, सिलिंड्रिकल। तो स्केलेटल मसल्स पहले देख लो बच्चा, कैसी दिख रही हैं, सिलिंड्रिकल दिख रही हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस। स्मूथ मसल्स कैसी दिख रही हैं, ये टेपर्ड दिख रही हैं। टेपर्ड समझते हो ना, ये। जबकि कार्डियक मसल्स कैसी हैं, ये भी सिलिंड्रिकल दिख रही हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा,
सिलिंड्रिकल के साथ साथ यहाँ पे आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है, सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। पहला डिफरेंस खैर अभी तुम 9th क्लास के तो बच्चे नहीं हो कि तुम्हें डिफरेंस आएगा, पर डायग्राम देख के क्या क्या समझ में आता है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। पहला तो ये स्केलेटल नाम है तो स्केलेटन से अटैच रहेंगी, मतलब बोन्स से, स्मूथ ऑर्गन से पाई जाएंगी, और कार्डियक मसल्स, कार्डियक यानी हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दूसरा, इनके डायग्राम को देख के हम बताते हैं, ये सिलिंड्रिकल होती हैं, ये टेपर्ड होती हैं, ठीक है। ये भी सिलिंड्रिकल होती हैं पर ये ब्रांच्ड होती हैं, ये ब्रांच्ड नहीं है। दूसरा बेटा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो कहीं लाइट बैंड है, कहीं डार्क बैंड है, तो लाइट और डार्क बैंड के प्रेजेंट होने की वजह से हम इनको बोलते हैं, ये कैसी हैं, स्ट्राइटेड हैं, इनमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट है ना, धारियां प्रेजेंट हैं, कहीं गहरी धारी है, कहीं लाइट है, कहीं गहरी है। टेस्ट बच्चा बता दिया जाएगा, 7 या 10 दिन में रिपीट होगा, अभी तो पहला हफ्ता है ना, बीच से शुरू है, अदरवाइज संडे है आपका टेस्ट, जहां तक मुझे पता है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा ब्लैक और व्हाइट या डार्क लाइट नहीं दिख रहा, तो ये कैसी है, दीज आर नॉन स्ट्राइटेड, ठीक है। जबकि जो कार्डियक मसल्स हैं, यहाँ पे भी आपको डार्क लाइट दिख रहा है, तो ये भी कैसी है बेटा, ये भी स्ट्राइटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, जो स्केलेटल मसल्स हैं, मैंने कहा ये मेरी बोन से अटैच्ड है, मेरी मर्जी है तो मैं यहां से वहां चलकर जाऊंगी, नहीं मर्जी मैं नहीं चलूंगी, खड़ी रहूंगी, मेरी मर्जी तो मैं पैर हिलाऊंगी ना, नहीं है तो नहीं हिलाऊंगी ना, यहीं खड़ी रहूंगी। तो स्केलेटल मसल्स यानी बोन से अटैच्ड मसल्स मेरी इच्छा से चलती हैं, तो ये कैसी हुई, दीज आर वॉलेंट्री मसल्स, राइट। मेरी मर्जी है तो मैं वॉक करूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं दिन भर सोऊंगी, ठीक है। स्मूथ मसल्स कैसी है बेटा, ये मेरा मन है तो ही मेरा पेट पेरिस्टाल्सिस करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, मैंने खाना खाया तो वो पेरिस्टाल्सिस करेगा, नहीं खाया तो नहीं करेगा, तो ये मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती, ये मेरी दुश्मन है, तो इनको मैं बोलूंगी इनवॉलेंट्री। और बेटा दिल है कि मानता नहीं, ये तो कभी नहीं सुनता अपनी, नहीं, तो ये भी कैसी हुई, ये भी इनवॉलेंट्री हुई, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी अपने हिसाब से नहीं चलता, अनवांटेड है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो स्केलेटल मसल्स हैं ये कैसी होती हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, दिख रहे हैं आपको, ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस देखो बीच में नहीं है, ये किनारे पे हैं, तो दिस इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल। कैसी है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जिसमें न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस इन दी पेरीफेरी। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो अगर आपका हथियार आपके पास है, हथियार मतलब अपनी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में जहां ये डायग्राम बने हैं वहीं डायग्राम के आसपास लिख लो जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं, यहाँ पे आपको एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है, एक एक फाइबर के अंदर, तो ये कैसी है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, जिसमें सिंगल न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस भी कहाँ है बच्चा, इन दी सेंटर ऑफ मसल, ठीक है। आगे बात करते हैं कार्डियक मसल, ये भी आपको यूनी न्यूक्लिएटेड दिख रही है, ठीक है, तो ये भी कैसी है बच्चा, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड है, हाँ या नहीं, बिल्कुल है मैडम, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये आप अपने उसमें लिख लीजिए, एनसीईआरटी में लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ एंड टाइम पे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी जाती है, कोई नोट्स नहीं पढ़े जाते हैं, और पढ़ने भी नहीं चाहिए, एंड टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा, दिस जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स एंड दीज आर नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क। ये डिस्क सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती हैं आपकी कार्डियक मसल्स में, और इनका काम क्या होता है, ये पड़ोसी सेल में जल्दी जल्दी मैसेज को फेंकती हैं, ठीक है। कार्डियक में न्यूक्लियस की पोजीशन बच्चा सेंटर में ही होती है, सेंटर में ही तो दिख रही है, कहाँ होती है, सेंटर में, ठीक है। एंड इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स, ये सिवाय कार्डियक मसल्स के और कहीं भी नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, डन। ये चित्र बेटा कोई सा भी आ जाएगा और उससे रिलेटेड नीचे 3-4 पॉइंट लिखे होंगे और बता दिया जाएगा कि गिवन फिगर से रिलेटेड
पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो एंड चूज द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द गिवन फिगर। ठीक है, कोई भी एक चित्र दे देंगे, या तो स्केलेटल का या स्मूथ का या कार्डियक का, और कुछ आपको स्टेटमेंट्स लिख देंगे और बोला जाएगा कि गिवन फिगर, आपको फिगर का नाम नहीं बताया जाएगा, आपको फिगर देख के पहचानना है कौन सा स्मूथ है, कौन सा कार्डियक है, कौन सा स्केलेटल है, और उससे रिलेटेड फीचर्स को आपको टिक करना है। ठीक है, डन। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में एनसीईआरटी में लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि हर एक मसल में बहुत सारे लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं, और ये फाइबर्स के अंदर छोटे छोटे फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ये मैं आगे भी आपको डायग्राम समझाऊंगी। फिर मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसका ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल, और इस मीजोडर्मल में एक्सेप्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आपकी बॉडी का जो वेट है उसका लगभग 40 to 50% वेट जो है वो कौन बनाता है, आपकी मसल्स बनाती हैं। अगर एक 100 किलो का आदमी है तो उसमें 40 से 50 किलो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, उसकी मसल्स होंगी। ठीक है, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। ये बेटा आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज हैं मसल्स की या कौन सी नहीं है। तो मसल फाइबर्स हैव प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रैक्टिलिटी, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये चारों पॉइंट याद कर लेना, एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ मसल फाइबर। ठीक है, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेम चीज जो मैंने भी आपको बताई, कौन सी स्ट्राइटेड है, कौन सी नॉन स्ट्राइटेड है, और इसके बाद कौन सी वॉलंटरी है, कौन सी नॉन वॉलंटरी है, इसको एक बार रीड कर लेना प्लीज, है ना। सेम चीज है, मैंने पूरी एक एक लाइन आपको बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल देख लो बेटा, यहाँ पे स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं आपके लोकोमोटरी एक्शंस में, तो ये सारी बोन्स से अटैच्ड होंगी। ठीक है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, आपकी जेनाइटल ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, जबकि कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, आपके हार्ट में। ठीक है, विसरल वही हो गए बच्चा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी है बेटा इनके पास। ठीक है, चलिए ये एक मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ मसल का। जैसे हम लोगों ने नॉर्मल सेल पढ़ा है, ऐसे ही मसल सेल होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल सेल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। इसी तरीके से मसल सेल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या, सार्कोलेमा। नॉर्मल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, मसल सेल के अंदर हम उसको सार्कोप्लाज्म बोल देते हैं। नॉर्मल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मसल सेल के अंदर हम बेटा उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, मसल सेल के अंदर हम उसको सार्कोसोम बोल देते हैं। ये नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज जो बताऊंगी वो ये, नीट इससे मुझे बहुत प्यार है और आपको भी होना चाहिए। ठीक है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका फंक्शन आ चुका है, ये मसल्स के अंदर कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है। ठीक है, आपके मसल के अंदर जो कैल्शियम आयन स्टोर्ड रहते हैं वो कहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यस। अब क्योंकि सार्कोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसका काम क्या होगा, एटीपी बनाना। ठीक है, सार्कोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म और सार्कोलेमा इज प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। ये चित्र देख लो एक बार, आपको यहाँ पे छोटे छोटे बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बंडल्स, इस बंडल को हम बोलते हैं फेसिकल। क्या बोलते हैं, फेसिकल। ऐसे बहुत सारे बंडल्स आपस में जुड़े होते हैं और इनकी कवरिंग जो होती है इसको हम बोलते हैं फेशिया। क्या बोलते हैं, जो फेसिकल्स की कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज नोन एज फेशिया। ठीक है, एंड दिस फेशिया इज मेड अप ऑफ डेंस वाइट कोलाजिनस, कल पढ़ाया है मैंने इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूं, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। याद करो, रेगुलर के एग्जाम्पल क्या बताए थे, टेंडन्स और लिगामेंट्स।
इसमें भी बेटा टेंडन एग्जाम्पल है व्हाइट फाइब्रस का, और लिगामेंट एग्जाम्पल है आपके येलो इलास्टिन का। कल बताया था मोच कहाँ आती है मैडम, बेटा मोच है लिगामेंट इंजुरी, स्प्रेन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। चलिए, तो फेशिया किसका बना है, डेंस व्हाइट फाइब्रस या व्हाइट कोलाजिनस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। रेगुलर के सिर्फ टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं, इर्रेगुलर की सारी कवरिंग्स हो जाती हैं, ठीक है। हर एक बंडल के अंदर छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और हर एक फाइबर को ही हम फाइब्रिल बोलते हैं, सार्कोलेमा उसकी कवरिंग, और इनको ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर? आज की क्लास में यही खत्म कर रही हूँ। कल हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे, सार्कोमियर, एक्टिन, मायोसिन पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। कल ही बेटा मैं आपका नर्वस टिश्यू भी स्टार्ट करूंगी, जिसको खत्म करेंगे हम मंडे को। यस, क्लियर? थम्स अप, डन, समझ में आया? आज जो पढ़ाया है ना ब्लड कोएगुलेशन से आपका क्वेश्चन बन चुका है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से नीट का क्वेश्चन आ चुका है, और अच्छा वाई ठीक है, और आपका आज क्या पढ़ाया था, ब्लड ग्रुप्स, यस ब्लड ग्रुप से भी आपका नीट का क्वेश्चन आ चुका है। रेटिंग कर देना ढंग की, और बाकी हाँ नीट साथ में मिलके करेंगे, चलो है ना। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, और एनसीईआरटी पढ़ते रहो, वीडियो को दोबारा देखो, जो आज के नोट्स होंगे वो करो, और होमवर्क जरूर कर लेना। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, आज हमने जो जो सीखना था उसमें से हमने क्या क्या सीख लिया बेटा, हमने ब्लड ग्रुप सीख लिए, व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, वी हैव लर्न अबाउट blood clotting mechanism, and we have learnt about the various types of muscles, right? We have learnt about the various types of muscles. कल हम लोग करेंगे mechanism of muscle contraction in detail, और होमवर्क कर लेना प्लीज। बाय बाय, टेक केयर।